हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर। कॉस्ट अकाउंटिंग में पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉस्ट एलिमेंट्स एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाया था। आज हम अगला टॉपिक ले रहे हैं मटेरियल कंट्रोल, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अर्थात आर्थिक आदेश मात्रा। कोई भी निर्माणी कंपनी जो वर्ष पर्यंत उत्पादन कार्य में लगी रहती है, पूरे वर्ष में उसे कितना उत्पादन करना है, कितना कच्चा माल खरीदना है, ये सब बातें उसे निर्णय के रूप में लेनी होती हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में प्रति वर्ष जो उत्पादन होता है उसके लिए सारा कच्चा माल वह एक साथ खरीद ले, तो उसके सामने बहुत बड़ी समस्या हो सकती है कि उसको कहाँ रखें। उस पर बहुत ज़्यादा पूंजी लग जाएगी, सामग्री खराब होने का डर रहेगा, चोरी छः का डर रहता है, पूंजी पर ब्याज का नुकसान है, प्रतिदिन का भय रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम कितना माल एक बार में करें कि हमारी सामग्री पर हम न्यूनतम लागत रख सकें। ऐसी समस्या दैनिक जीवन में हमारे सामने आती है। मान लीजिए एक उपभोक्ता प्रति वर्ष 12 क्विंटल गेहूँ का उपयोग अपने घर में करता है, तो क्या वह 12 क्विंटल गेहूँ एक साथ खरीद ले? हो सकता है उसके घर पर रखने के लिए जगह नहीं हो सकता है अनावश्यक रूप से गेहूँ खरीदने से पूंजी उसकी ज़्यादा लग जाए, माल चोरी होने का डर, माल खोने का डर, अनेक समस्याएं जैसे हमारे दैनिक जीवन में रहती हैं, वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़ी मात्रा में उत्पादन या क्रय करती हैं उनके सामने भी ये समस्या आती है। अतः पूरे वर्ष में जो सामग्री उपयोग की जाती है उसे कितने कितने टुकड़ों में हम खरीदें, ये एक महत्वपूर्ण निर्णय हमें लेना होता है। तो उस निर्णय से संबंधित जानकारी आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आर्थिक आदेश मात्रा की गणना के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होनी आवश्यक है। कुछ आवश्यक तत्व हैं जो हमें समझने होंगे। सबसे पहली बात आती है हमारे सामने कि हमारी कंपनी में एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इन यूनिट्स कितना है, ये हमें पता होना जरूरी है। मतलब पूरे वर्ष का हमें सामग्री उपभोग चाहिए, न कि सप्ताह का या महीने का। अगर हमें सप्ताह का बता रखा है तो हम उसको एनुअल में कन्वर्ट करेंगे। अगर महीने का कंजम्पशन दे रखा है अपने को तो भी हम उसको एनुअल कंजम्पशन में यूज करेंगे और यूनिट्स में लेंगे। सामग्री का उपभोग सदैव हमें मात्रा में लेना है, न कि मूल्य में, क्योंकि मूल्य के अनुसार ये गणनाएं नहीं होती हैं। दूसरी आवश्यकता हमारे सामने आती है आदेश लागत। जब भी हम कोई कच्चा माल खरीदें तो हमें आदेश देने की लागत आती है। मान लीजिए हमें निर्माता कंपनी के पास जाना हो तो हम जाएं आएँ, हमारा टाइम ख़राब होता है, हमारे चार्जेज लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे होते हैं, तो हमें हर बार आदेश देने में लागत लगती है। मान लीजिए हम ऑटो से जाते हैं, ऑटो से आते हैं, 50 रुपये जाने के लगे, 50 रुपये आने के लगे, तो 100 रुपये खर्चा हो गया एक बार जाने का। 2 बार जाएंगे तो दोबारा फिर लगेगा, 5 बार जाएंगे तो 5 बार हमारा खर्चा होगा। वर्ष में अगर 20 बार ये काम करेंगे तो 20 बार हमारा आदेश लागत का खर्चा आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कितने आदेश दें ये हमें देखना है। तो प्रत्येक आदेश की लागत भी हमें पता होना चाहिए कि एक बार अगर हम माल खरीदने जाएं हम तो हमारा कितना खर्चा आता है। चाहे हम ऑर्डर डाक से दें, चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट से दें, चाहे स्पीड पोस्ट से दें, एक बार आदेश देने में हमारी कितनी खर्चा आता है ये भी हमें पता होना आवश्यक है। तीसरी जो बात महत्वपूर्ण है वो है भंडारण लागत। सामग्री को हमारे स्टॉक में रखने के लिए, स्टोर में रखने के लिए एक इकाई एक वर्ष तक यदि हमारे पास पड़ी रह जाए तो हमारा क्या खर्चा आता है। चाहे वो गोदाम का किराया हो, गोदाम का बीमा हो सकता है, स्टोर के ऊपर की सैलरी हो सकती है, गोदाम के अन्य खर्चे हो सकते हैं, इंश्योरेंस है। कहने का मतलब यह है कि स्टोर में रखने के लिए एक इकाई अगर एक वर्ष तक स्टोर में पड़ी रही हमारे पास तो हमारा क्या खर्चा आता है ये हमें जानकारी होनी आवश्यक है। और हमारी कच्चे माल की प्रति इकाई लागत क्या है इसकी जानकारी भी हमें होनी आवश्यक है। तो इन 4 तत्वों के आधार पर हम आर्थिक आदेश मात्रा की गणना कर सकते हैं। इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो आदेश की ऐसी मात्रा जहां पर कुल आदेश लागत व कुल भंडारण लागत न्यूनतम हो, आर्थिक आदेश मात्रा कहलाती है। सामान्यतः इस स्तर पर ये दोनों लागतें समान होती हैं और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, अर्थात दोनों लागतें हमारी समान होती हैं। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु का जिस मात्रा में आदेश दिया जाता है वह उस वस्तु की आदेश मात्रा कहलाती है। तो इसमें इन 4 तत्वों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है।
बड़ी मात्रा में सामग्री खरीदने पर भंडारण के व्यय बढ़ते जाते हैं और थोड़ी मात्रा में सामग्री खरीदने पर क्रय संबंधी व्यय बढ़ जाते हैं। अतः क्रय आदेश ऐसी मात्रा का दिया जाना चाहिए जिससे दोनों व्ययों का योग न्यूनतम हो, और इस मात्रा को ही हम आर्थिक आदेश मात्रा या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। आर्थिक आदेश मात्रा ज्ञात करने की विधि हम एक एग्जाम्पल व तालिका से समझते हैं। मान लीजिए हमारी कंपनी में एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है 800 इकाइयाँ। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, अर्थात एक बार में एक आदेश देने की हमारी लागत 100 रुपये आती है। स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक इकाई एक वर्ष तक यदि भंडार में पड़ी रहे तो हमारा खर्चा 4 रुपये आता है और हमारी कच्चे माल की प्रति इकाई लागत 30 रुपये है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हमें ये तय करना है कि हमारी कंपनी कितनी इकाइयों का आदेश दे कि हमारी लागतें न्यूनतम रहे। तो हम इसको एक चार्ट के द्वारा, तालिका के द्वारा समझ सकते हैं। हमने एक तालिका बनाई है जिसमें पहला कॉलम लिखा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हम एक आदेश दें या 2 दें या 3 बार खरीदें या 4 आदेश दें या 5 दें या 6 दें या 7 दें या 8 आदेश, कितने आदेश दें। हम इस प्रकार से क्रमिक रूप में मैंने आपके सामने आदेशों की संख्या लिखी है। हम ऑर्डर यूनिट्स लेते हैं। अगर एक आदेश देंगे तो हमें 800 इकाइयों का आदेश एक साथ देना पड़ेगा, क्योंकि वार्षिक उपभोग 800 इकाइयों का है। अगर हम 2 आदेश देते हैं तो हमें एक आदेश में 400 इकाइयाँ खरीदनी होंगी। अगर हम आदेश 3 देते हैं तो 267 यूनिट्स हमें खरीदनी होंगी। अगर हम आदेश 4 दें तो हमें 200 इकाइयाँ एक आदेश में खरीदनी होंगी। आदेश 5 दें तो 160 इकाइयाँ खरीदनी होंगी। आदेश 6 दें हम तो प्रति आदेश लगभग 133 इकाई खरीदनी होंगी। आदेश 7 दें तो प्रति आदेश हमें 114 इकाइयाँ खरीदनी होंगी। और 8 आदेश अगर दें तो प्रति आदेश हमें 100 इकाइयाँ खरीदनी होगी। हमने क्या काम किया है कि हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट 800 थी और इसमें जितने आदेश थे उनका भाग दे दिया, जैसे 800/1, 800/2, 800/3, 800/4, 800/5, अर्थात ऑर्डर यूनिट्स आ जाएंगी कि इतनी इतनी मात्रा में माल हमें खरीदना होगा आदेशों के अनुसार। अब है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। हमें पता है कि एक ऑर्डर देने पर हमारे 100 रुपये खर्च होते हैं। तो यहाँ हमने एक ऑर्डर लिया है तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपये लगेगी। अगर एक साल में हम 2 आदेश देंगे तो ये कॉस्ट हमारी 200 रुपये हो जाएगी। 3 आदेश देते हैं तो हमारी कॉस्ट 300 हो जाएगी। 4 आदेशों पर ही 400 हो जाएगी। 5 आदेश देंगे तो ये कॉस्ट हमारी 500 हो जाएगी। 6 आदेश देंगे तो 600, 7 आदेश देंगे तो 700 और 8 आदेश देंगे तो 800 रुपये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअली बन जाएगी। तो ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट में निकाल सकते हैं। अब प्रश्न हमारे सामने आता है कि हमारे पास एवरेज स्टॉक क्या रहेगा। मान लीजिए हम 800 इकाइयाँ एक साथ खरीद लें तो हमारे पास 800 है और धीरे धीरे हमारा कंजम्पशन होता रहेगा। तो वर्ष में कभी ये 700 भी रहेंगी, कभी ये 600 भी रहेंगी, कभी ये 500 भी रहेंगी, कभी ये 400 भी रहेंगी, ये 300 भी आएंगी, ये 200 भी आएंगी, ये 100 भी आएंगे। एक इस तरह ऐसा भी आएगा कि ये इकाइयाँ 0 भी हो जाएंगी। तो हमारे गोदाम में हर समय न तो 800 इकाइयाँ रहेंगी, न 700 रहेंगी, न 600 रहेंगी, न 500 रहेंगी, न 400, न 0, अर्थात इनका एवरेज रहेगा पूरे 12 महीने में इनका एवरेज। तो इनका या तो सबका हम एवरेज निकालें या हम प्रारंभिक इकाई और अंतिम इकाई का एवरेज निकाल लें तो ये बराबर आएंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रथम इकाई हमारे पास 800 है, अर्थात जैसे ही हम एक साथ 800 इकाई खरीद लें तो 800 इकाई स्टॉक में रहेंगी और अगर सारा माल खत्म हो जाए तो हमारे पास 0 इकाई रहेंगी। तो 800 + 0 800 / 2, तो हमारा एवरेज स्टॉक है वो बन जाएगा हमारी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी / 2। तो क्वांटिटी हमारे पास हमने देखा कि 800 रहेगी। तो 800 में 2 का भाग दे दिया मैंने। जैसे मैंने 800 में 2 का भाग दिया तो हमारी जो कॉस्ट है, क्वांटिटी एवरेज जो क्वांटिटी है हमारी वो 400 यूनिट हो जाएगी। अगर हम ऑर्डर 400 इकाइयों का देते हैं तो एवरेज स्टॉक हमारे पास 200 इकाइयों का होगा। अगर हम 267 इकाई रखना चाहिए तो एवरेज स्टॉक हमारे पास 133.5 इकाइयों का रह जाएगा। अगर हम 200 इकाई का ऑर्डर देते हैं तो एवरेज स्टॉक हमारा 100 यूनिट का हो जाएगा। अगर 160 का दें तो एवरेज स्टॉक 80 यूनिट का होगा। और अगर हम 133 रखें तो एवरेज स्टॉक हमारा 66.5 यूनिट्स का हो जाएगा। और अगर हम
114 इकाइयों का ऑर्डर देते हैं तो एवरेज स्टॉक हमारा 57 इकाइयों का होगा, और अगर 100 इकाइयाँ आती हैं तो एवरेज स्टॉक हमारा 50 इकाइयों का होगा। तो हम इस प्रकार से हमारा एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं। हमें पता है कि एक इकाई 1 वर्ष तक अगर स्टोर में रहती है तो हमारी कॉस्ट 4 रुपये आती है। तो ये इकाइयाँ हमारे पास एवरेज स्टॉक में रहेंगी। तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, प्रत्येक संख्या को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगी, अर्थात 400 गुणा 4, तो ये हो गया 1600 रुपये। 200 को हमने 4 से गुणा कर दिया तो हो गया 800 रुपये। हमने इसको गुणा कर दिया 4 से, 133.5 इंटू 4, तो ये रकम होगी 534 रुपये। इसको हमने 4 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 400 रुपये। इसको हमने 4 से गुणा किया तो हो गया 320 रुपये। हमने इसको 4 से गुणा किया तो ये हो गया 266 रुपये। हमने 4 से गुणा किया 57 को तो ये हो गया 228 रुपये, और ये हो गया 200 रुपये। तो ये हमारा स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगी, अर्थात जो इकाइयाँ हमारे पास स्टॉक में हैं प्रत्येक को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये स्टोरेज कॉस्ट बन जाती है। परचेज कॉस्ट, हमें पूरे वर्ष में 800 इकाइयाँ खरीदनी है और एक इकाई हमें ये पता 30 रुपये की आएगी, तो परचेज कॉस्ट हमारी वो वर्ष पर्यंत फिक्स है 8000 इंटू 30 अर्थात 24,000 रुपये। हम कितना भी माल खरीदें हमारी परचेज कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 24,000 रुपये लगेंगे पूरे साल की, क्योंकि हमें 800 इकाइयाँ खरीदनी है, चाहे एक बार खरीदें, चाहे 2 बार खरीदें, चाहे 3 बार खरीदें, हमारी परचेज कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 24,000 रुपये आएगी। प्रत्येक स्थिति में हमारी परचेज कॉस्ट एनुअली 24,000। तो कहना होता है कि इसका हमारे डिसीजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हम चाहे एक आधे दिन, चाहे 2 दिन, चाहे 3 दिन, चाहे 5 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ये हमारे आदेश में कोई काम में नहीं आएगी। हमें निकालनी है टोटल ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट। तो हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो इस कॉलम में दिखा रखी है मैंने, और हमारी स्टोरेज कॉस्ट मैंने आपको इस कॉलम में दिखा रखी है। तो अगर इन दोनों कॉलम का हम योग कर दें तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगी 1600 और 100, तो ये हो गया 1700 रुपये। यहाँ है 200 और 800, तो ये 1000 रुपया। यहाँ पर तीसरे कॉलम में हम देख रहे हैं कि ये कॉस्ट हमारी 300 रुपये, ये है 534, तो ये 834 रुपये। 400 और 400 800 रुपये। 300 और 500 320 और 500 820 रुपये। 266 और 600 866 रुपये। 228 और 700 928 रुपये। 200 और 800 1000 रुपये। हम देख रहे हैं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 1700 रुपये थी, 2 आदेश देने पर ये 1000 हो गई। अगर 3 आदेश देते हैं तो ये 834 रुपये हो गई। 4 आदेश देंगे तो ये 800 रुपये हो गई। फिर ये 5 पे बढ़ गई, 6 पे बढ़ गई, 7 पे और बढ़ गई, 8 पे बढ़ गई, अर्थात हमारी फिर बढ़ती जा रही है। तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट जहाँ न्यूनतम है वो लेवल देखना है, तो हमारी दोनों कॉस्ट इस लेवल पर न्यूनतम है, अर्थात ये मिनिमम है। हम कह सकते हैं कि ये 800 रुपये जो कॉस्ट है ये न्यूनतम है, और ये कौन से स्तर पर है? ऑर्डर के 200 यूनिट के ऊपर है। तो ये हमारे लिए एक तरीके से ऑप्टिमम है। इस कंपनी को अगर 800 इकाइयाँ एनुअली आवश्यकता है तो प्रति आदेश 200 इकाइयाँ खरीदनी चाहिए, ये इसके लिए ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी है। और हम देख रहे हैं 200 इकाइयों के सामने यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमारी लागत ये 400 रुपये है, और स्टोरेज कॉस्ट भी कितनी है? 400 रुपये है। तो इस स्तर पर ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू स्टोरेज कॉस्ट होती है, अर्थात ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमारी 400 रुपये है और स्टोरेज कॉस्ट भी 400 रुपये है, और इन दोनों का योग अगर हम करें तो कुल 800 रुपये की कॉस्ट हमारी लगती है, जो इस कॉलम में हमने दिखा रखी है। तो इस तरीके से हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल सकते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम सूत्र के द्वारा भी याद कर सकते हैं, अल्टरनेटिव मेथड से भी हम इसको निकाल सकते हैं, अर्थात इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू 2CO/S का अंडर रूट। यहाँ पर C मीन्स है एनुअल कंजम्पशन, ऑफ रॉ मटेरियल इन यूनिट्स,
ओ मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और एस मीन्स है स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट और पर एनम। हमारी जो प्रॉब्लम जो हमने समझी है उसमें हमने एनुअल कंजम्पशन अभी पढ़ा था, वो है 800 यूनिट्स। एनुअल कंजम्पशन हमारा है 800 इकाई का। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने पढ़ी है वो हमारी 100 रुपये पर ऑर्डर है, और स्टोरेज कॉस्ट है ₹4 पर यूनिट। तो इस सूत्र के द्वारा हम इसको हल कर सकते हैं, वैल्यू पुट करते हैं हम, तो हमारी EOQ इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन है 800 इकाइयों का, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 100 रुपये, और एक इकाई 1 वर्ष तक स्टोर में रहे तो हमारी कॉस्ट है 4 रुपये। हम इसका अगर वर्गमूल कर दें और इसको सोल्व करें तो ये इकाइयाँ भी हमारी आएंगी 200 यूनिट्स। तो हम देखते हैं कि तालिका के द्वारा भी हमने योग निकाला तो भी 200 इकाई आया, और सूत्र के द्वारा निकाला तो भी 200 इकाई आया। एक साथ हम दोनों विधियों से निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो मेथड है हमारा, ये मेथड कंडीशनल मेथड है, अर्थात इसमें कंडीशन ये है कि प्रति इकाई सामग्री लागत सदैव 30 रुपये ही रहेगी, जो हमने पढ़ा, पर यूनिट कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि हमारा सेलर हमें कोई ऑफर दे दे, डिस्काउंट ऑफर, कि आप इतनी मात्रा में माल खरीदोगे तो हम आपको प्रति इकाई 30 रुपये बजाय 29 रुपये में देंगे या 28 रुपये प्रति इकाई दे देंगे, अगर ऐसा कहे, अगर हमें डिस्काउंट ऑफर मिलता है, तब ये मेथड हमारा उपयुक्त नहीं होगा, सूत्र विधि उस समय उपयुक्त नहीं होगी। तो विद्यार्थियों इस बात का ध्यान रखना, यदि डिस्काउंट ऑफर मिलता है हमने को तो सदैव ही हमें तालिका के द्वारा जो मैंने आपको बताई, जिसमें अपने ऑप्शन लिए कि 1 ऑर्डर दें, 2 दें, 3 दें, 4 दें, 5 दें, 6 दें, ऐसे हमें तालिका के द्वारा योग की याद करनी है। और जिस स्तर पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल स्टोरेज कॉस्ट के साथ साथ परचेज कॉस्ट, हम तीनों का योग करेंगे फिर, ठीक है ना, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, और जो न्यूनतम आएगी वो स्तर हमारे लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाएगा। एक फॉर्मूला और भी है जिसमें हम हमारी स्टोरेज कॉस्ट और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट एक साथ भी निकाल सकते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट एक साथ भी निकाल सकते हैं। इस सूत्र में जो बातें हमने लिखी हैं वो एक साथ ले लें, 2COS का अंडर रूट, जैसे 2C हमारा एनुअल कंजप्शन है 800, ऑर्डर कॉस्ट हमारी 100, S हमारा है 4, हम इन सब को गुना करके इनका अगर वर्गमूल निकाल दें तो ये आता है बराबर 800 रुपये। अर्थात हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और दोनों का योग कितना है, तालिका में 800 रुपये आया था, यहाँ पर भी 800 रुपये आएगा। तो इस तरीके से हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की गणना कर सकते हैं। विद्यार्थियों एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, मैंने यहाँ जो एब्रीविएशंस लिए हैं CO और S, यहाँ C मैंने एनुअल कंजप्शन लिया है यूनिट्स में, O पर ऑर्डर कॉस्ट ली है, S स्टोरेज कॉस्ट ली है। कुछ विद्वान साथियों ने इनके अलग अलग उपयोग किए हैं, C की जगह कोई इसमें कंजम्पशन की जगह है कोई दूसरा एब्रीविएशन यूज कर सकता है, ठीक है ना, यूजेज यूज कर सकते हैं, U, तो आप उसको यूज कर लीजिए। मेन पॉइंट यही है कि हमें इस सूत्र में यहाँ जो संख्या आएगी वो एनुअल कंजम्पशन यूनिट से आएगा, चाहे आप इसका नाम इसके अलावा और कुछ भी दे सकते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट का नाम प्लेसिंग कॉस्ट भी हो सकता है, पर ऑर्डर कॉस्ट भी हो सकता है, सेटिंग अप कॉस्ट भी हो सकता है, नाम कुछ भी दे दें, आपको अपने हिसाब से ये समझा देना है जो भी एब्रीविएशन आपने यूज़ किया है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की गणना करनी है। तो आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आदेश का वह स्तर है जहाँ पर हमारी कुल आदेश लागत और कुल भंडारण लागत न्यूनतम होती है, और इस ऐसा होने से कुल लागत भी हमारी न्यूनतम आती है। आपने मेरा ये वीडियो सुना, ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर अच्छा लगे, पसंद आई, तो इसको लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू सो मच।